नमस्कार। इस समय हमारे साथ झंझारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा जी हैं। झंझारपुर मधुबनी जिले की विधानसभा सीट है। ये बिहार की उन चुनिंदा सीटों में है जहां आप कह सकते हैं कि दक्षिण पंथ और वामपंथ की हिंसक राजनीति का सीधा मुकाबला है। ये पूरा इलाका जो है पहले कभी वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे पूरे देश में वामपंथी सिमट गए, यही हाल इन इलाकों में भी हुआ है। पर इस बार जो विपक्षी गठबंधन राजद के नेतृत्व वाला है, उसने झंझारपुर की सीट जो है सीपीआई को दी है और सीपीआई के उम्मीदवार सीपीआई से बीजेपी की यहाँ सीधी टक्कर है। नीतीश जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि आपके पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। आपके चाचा इस देश के दिग्गज नेता रहे और राजनीति में जो बारिश और उत्तराधिकारी की बात होती है तो लोग अमूमन देखा जाता है कि पैराशूट उम्मीदवार आते हैं और फिर वो चुनावी या दलीय राजनीति में आते हैं। लेकिन आप जो थे वो सीधे दलीय राजनीति में या चुनाव लड़ने के लिए आपने एंट्री नहीं ली। इस इलाके में आप सामाजिक कार्यों से जुड़े और जहाँ तक मुझे याद है कि शायद एक दलित बस्ती में लोग बीमार थे, उनकी आपने सेवा की और उससे आपकी काफ़ी इस इलाके में चर्चा हुई थी। तो हम चाहेंगे कि वो किस समय की घटना है और क्या हुआ था, संक्षेप में थोड़ा सा उसके बारे में पहले बता दें। नहीं, बहुत धन्यवाद। ये सही बात है कि इस तरह के प्रश्न, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ तो एक स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न बार बार आ जाता है। वंशवाद की बात करते हैं, बहुत लोगों को स्मरण नहीं होगा। 1990 में अंतिम बार हमारे पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र झंझारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और 1995 का जो चुनाव हुआ था तो उस 95 के चुनाव में डॉक्टर मिश्र चुनाव नहीं लड़े, ना ही हमारे परिवार से किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था। और उस समय आदरणीय देवचंद झा जी, क्योंकि पिताजी उस समय कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया था। 2000 की परिस्थिति ऐसी आई चुनाव के समय में जब झंझारपुर के लोगों ने, क्योंकि 95 में एक लंबे समय के बाद जनता दल, उस समय का जनता दल था, वो चुनाव जीता था। तो झंझारपुर के लोगों की, क्योंकि एक वर्षों पुराना संबंध रहा है झंझारपुर के साथ ललित बाबू के ही समय से, तो लोगों की इच्छा थी कि नहीं कोई ना कोई आए। और उस समय मैं विदेश में था, विदेश से पढ़ाई करके लौटा था, कभी सोचा नहीं था राजनीति में आऊँगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मुझे लगा कि नहीं ठीक है, राजनीति एक बेहतर माध्यम हो सकता है अगर आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो वो सोच के मैं आया। जिस घटना का आपने जिक्र किया है, सही में एक, अगर आपको स्मरण होगा, कालाजार का बहुत ज़्यादा प्रकोप एक समय था कि कालाजार का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ करता था। और हम लोग का जो ये क्षेत्र है, जो पूरा संपूर्ण उत्तर बिहार का है, उसमें तो शुक्ला राही एक बस्ती है और वो महादलितों की बस्ती है। तो वो जो पूरा एरिया था वो कालाजार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो लोग, और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। मैं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, कुछ एनजीओ के माध्यम से मैं काम किया करता था। तो मुझको जानकारी मिली तो काफ़ी लोगों को मैं पटना लाया, फिर पटना में उनको रख के उनका इलाज करा के फिर उनको वापस स्वस्थ करके फिर वो वापस आए। तो धीरे धीरे मुझको, जैसे मैं पहला चुनाव लड़ा, मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी जगह बनानी पड़ी लोगों के लिए। 2002 और 2004 में बहुत भीषण बाढ़ आया था झंझारपुर में, उसमें भी लोगों के साथ काम किया और फिर लोगों का आशीर्वाद मिला। 2005 में मैं फिर चुनाव जीता। तो आपके पिता की भी कर्मभूमि रही है, चाचा की भी कर्मभूमि रही है, फिर भी जब जब आपकी उम्मीदवारी या चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू होती है और आपने ये काम भी किया था यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाने से पहले, इसके बावजूद हर बार आपके बाहरी होने का मुद्दा क्यों उठ जाता है? नहीं, बहुत आश्चर्य लगता है मुझको कि एक तो आप अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अगर आपको ये कुछ लोग कहें कि आप बाहरी हैं, इस देश में तो आप उदाहरण देखेंगे कि दूसरे देश के लोगों ने नागरिकता लेके एक बड़े राजनीतिक दल को संभाल रहे हैं या वो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद भी हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के दो ऐसे शख्सियत का मैं नाम लेना चाहूँगा। जॉर्ज फर्नांडिस साहब अब हम लोग के बीच में नहीं है, बिहार से कोई उनका वास्ता नहीं था, लेकिन पूरी उनकी कर्मभूमि बिहार रही और उनकी जो पहचान रही वो बिहार से रही। अभी के संदर्भ में माननीय शरद यादव जी को भी अगर आप देखेंगे तो शरद यादव जी का भी बिहार से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन पूरी उनकी राजनीति बिहार से हुई। अभी अगर हम वर्तमान कंटेक्स्ट में बात करें तो जो महागठबंधन के नेता हैं और जो महागठबंधन के एक तरह से अपने आप को मान चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो स्वयं रहने वाले हैं गोपालगंज के, चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली ज़िले से, एक उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं समस्तीपुर से। तो आज ये किस तरह का प्रश्न है? आप अपने ही देश में, अपने ही राज्य में आप कह रहे हैं कि भाई क्योंकि मेरा ये जन्म स्थान नहीं है, लेकिन मेरे ये जन्म स्थान से कम मैंने इसको कभी नहीं माना। 1972 में मेरे पिता डॉक्टर मिश्र पहली बार झंझारपुर से निर्वाचित हुए
73 का मेरा 1973 का मेरा जन्म है, तो मैंने जब से आँख खोली, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो झंझारपुर के लोगों से ही घुला मिला हूँ। तो मुझको तो कभी नहीं लगा कि झंझारपुर मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक चुनाव में आपने सही कहा, ये प्रश्न लोग उठाते हैं कि भाई बाहरी है, बाहर वाले को बाहर भेजो, यहाँ नहीं रखो। लेकिन ये वैसे ही लोग हैं जो आज तक समाज को तोड़ के ही अपनी राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज आप देखेंगे बिहार के मतलब कितने लोग देश के चारों कोने में हैं, वो काम कर रहे हैं, जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं। इस तरह की सोच जो लेके आगे बढ़ेगा तो वो तो देश को तोड़ने की ही बात करता है ना। आप व्यक्ति का आकलन उसके काम पर करें, आप वो कैसा उसका काम है, जनप्रतिनिधि के तौर पर उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो आकलन होना चाहिए। और जिस जन निर्वाचन क्षेत्र ने 3 बार मुझे निर्वाचित किया, 5 बार मेरे पिता को किया, 50 वर्षों से लंबे अवधि का हम लोग का समय इस झंझारपुर में बीता है, तो ये प्रश्न तो कहीं उठता नहीं। हाँ, लेकिन विरोधी को कुछ मेरे बारे में बोलने के लिए नहीं रहता है, तो इस तरह की बात ही वो करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उठती है जो जब भी लालू प्रसाद यादव के आर्थिक अपराधों की बात होती है, तो तब भी बचाव में आपके पिता जो अब दुनिया में नहीं है, फिर भी आज भी उन्हीं को आगे बनाया जाता है। तो ये सब आहत करता है क्या आपको? नहीं, देखिए, एक बहुत लंबी लड़ाई चली और ये एक बहुत ही एक हम लोग के लिए एक ऐसा समय रहा कि 1996-97 से लेकर लगभग 20-22 वर्षों की ये मानसिक प्रताड़ना चली। और लोग को बहुत बात ये होता है कि लोग उसके फैक्ट्स में नहीं जाते हैं, तथ्यों में नहीं जाते हैं। सोशल मीडिया पर कभी किसी बात में किसी ने चला दिया, लेकिन उसको वास्तविकता नहीं मालूम है। बेसिक डिफरेंस केस का लोगों को ये समझना चाहिए था कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और हमारे पिता नेता प्रतिपक्ष थे। कभी भी दोनों की भूमिका एक नहीं हो सकती है। 1997 का ही एक संदर्भ मुझको याद है कि वे आज के में लोगों को याद नहीं होगा। डॉक्टर मिश्र ही एक ऐसे व्यक्ति थे पूरे इंटायर फॉर्डर स्कैम के मामले में, जिनको एंटीसिपेटरी बेल पटना हाई कोर्ट ने दिया था आदरणीय धर्मपाल सिन्हा जी के बेंच ने। उसके बाद पटना में प्रदर्शन चलने लगा, मिश्रा को बेल, लालू को जेल। तो इस तरह के हमेशा, और या बाद में आप देखेंगे जाति का एंगल, जाति वाला एंगल। और देखिए, बाद में जब न्यायालय नहीं, 2 मामलों में उनको बरी भी किया, बड़ी भी करने के बाद लोग न्यायालय के फैसले पे भी उंगली उठाने लगे, जातीय चश्मे से उसको देखने लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा है कि हम तो, आप ये देखिएगा कि लोगों की आस्था कोर्ट में होती है। हम में आप में कोई भी झंझट होगी, कोई बात होगी, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि चलिए हम कोर्ट में निपट लेंगे। जी। तो आज भी न्यायपालिका पर देश के लोगों को आस्था है, और जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको बरी कर दिया, उसके बाद भी, और आज वो अब है भी नहीं। अभी परसों की घटना हुई है झंझारपुर में, जब सम्मेलन हो रहा था महागठबंधन के लोगों का, उसमें भी उनका संदर्भ आया। अब जो व्यक्ति, और ना ये हमारे देश का संस्कार है और मिथिला का तो संस्कार है ही नहीं कि जो व्यक्ति अब है नहीं उसके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हर एक फोरम पर इस बात को रखा है कि जिस अवधि की ये घटना है, उस अवधि में हमारे पिता, अगर आप देखेंगे तो 83 में के बाद वो मुख्यमंत्री मात्र 3 महीने के लिए रहे। एक लंबी अवधि रही। हाँ, उन्होंने कुछ अनुशंसा पत्र लिखी थी, और आप ये भी मानेंगे कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में बहुत बार अनुशंसा पत्र लिखना पड़ता है, लेकिन उन अनुशंसा पत्र पर काम हो या ना हो, ये सरकार पर निर्भर करता है। और जब भी वो मामला जब उठा, तो इसमें यही बात आई कि जिस दिन हमने, जैसे आपके लिए हमने पत्र लिखा, आज हमने लिखा, आज आप पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन 2 साल बाद आप कोई गलती करते हैं, उसके कारण मुझको सज़ा दे दी गई क्योंकि मैंने 2 वर्ष पूर्व आपके लिए एक पत्र लिखा था। तो कुछ इसी तरह की बातें थी। मैं लेकिन आपके माध्यम से यही लोगों को कहना चाहूँगा कि केस के फैक्ट्स को पढ़ें, और डॉक्टर मिश्र पर कहीं भी आर्थिक रूप से कोई आरोप कभी नहीं लगा, ना आय से अधिक का कोई आरोप लगा, ना कभी उनकी कोई संपत्ति की कहीं चर्चा हुई, ना सीबीआई ने कुछ तरह के मामले निकाले। हाँ, ये बात ज़रूर आई कि सीबीआई ने ये मामला बनाया कि आप संरक्षण कहीं ना कहीं दिए। और एक बड़ा इसमें एक रोचक प्रसंग भी है, जिस अवधि में डॉक्टर मिश्र मुख्यमंत्री नहीं थे, उस अवधि में भी डॉक्टर मिश्र को मुख्यमंत्री दिखाकर केस किया गया। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बातें आई नहीं सामने में, और एक समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं राजद के लोगों ने हर एक फैसले को और वास्तविकता को जात का एक एंगल देना का पूरा प्रयास किया। मैं तो यही आग्रह करूंगा लोगों से कि जिनके पास फैक्ट्स नहीं हैं, उन फैक्ट्स को समझें। और ये पूरी अवधि डॉक्टर मिश्र जी का समय का नहीं है, लेकिन चलिए वो नहीं है, और हम तो धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को कि उन्होंने 2 मामलों में बरी भी किया है, और जो एक मामले अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस केस को मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनके वर्षों का जो उन्होंने एक सम्मान पाया है, जो उनके सम्मान पे ये एक चोट लगा था, आने वाले समय में वो भी दूर होगा। और न्यायपालिका ने तो उनको बरी भी किया। तो अगर जो लोग इस बात को रखते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि कोर्ट ने ही उनको बरी भी किया। अब इन चुनावों पे लौटते हैं, इस बार जो है आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं?
देखिए, एक तो समझना ये पड़ेगा कि झंझारपुर विधानसभा का 2010 में परिसीमन हुआ जी। और परिसीमन के बाद पूरा इसका क्षेत्र की जो स्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, तो वो पूर्णतः बदल गई। पहले एक अंधराठाड़ी प्रखंड था, वो था, उसमें 5 वर्ष में उस झंझारपुर का मैं विधायक रहा और 2010 से 2015 जो नया झंझारपुर बना, जिसमें लखनऊ प्रखंड और मधेपुर के 6 पंचायत जुड़े, मैं उसका विधायक रहा। तो 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष में अलग अलग हुआ। 2005 का आपको स्मरण होगा कि 2 बार चुनाव हुआ था। जी, तो कुछ लोग समझते हैं कि मैं 15 वर्ष रहा, वास्तविकता है कि मैं 10 साल रहा। 5 साल पुराने झंझारपुर का, 5 साल नए झंझारपुर का। कोई कारण हुआ कि मैं 2015 में मैं लोगों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सका। मैं यही बातें लेके जा रहा हूँ कि मैं झंझारपुर के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ, यहाँ की मुश्किलों को मैं जानता हूँ और मैंने एक झंझारपुर की बेहतरी के लिए एक सपने को लेके मैं चला था। आज भी आप देखेंगे कि झंझारपुर में जितने भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं, आज मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में बन रहा है, पहले से हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक है, तो हर एक ढंग से झंझारपुर का जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोग आपसे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। वो उम्मीद करते हैं कि बेसिक सुविधाएं हमको रहें और बाकी लोग सक्षम हैं कि वो अपना काम वो स्वयं कर सकते हैं। इस बार मैं लोगों को मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, केंद्र में आपने ही सरकार बनाई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 4 वर्षों तक अभी वो सरकार है। अगर जनप्रतिनिधि सजग होगा, जनप्रतिनिधि एक्टिव होगा, जनप्रतिनिधि के पास जानकारियां होंगी, उसको अनुभव होगा, वो समझेगा कि कैसे हम काम ला सकते हैं, कैसे किसी काम को कराया जा सकता है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आज एक अवसर है कि 2020 से 25 में अगर आप मुझे मौका देते हैं तो हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहेंगे जो हमारी युवा हैं झंझारपुर के, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप, उनके एस्पिरेशंस के अनुरूप हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि वो आगे बढ़ें। और आज आप भी इस बात से सहमत होंगे कि झंझारपुर या ग्रामीण क्षेत्र का भी युवा वो ये चाहता है कि देश के बड़े बड़े शहरों के युवाओं के साथ हम कंधा से कंधा मिलाएं, उनसे कम्पीट करें और हम आगे बढ़ें। आज ये अवसर है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें झंझारपुर की भी हिस्सेदारी रहे और झंझारपुर को भी हम आगे बढ़ा सकें। इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि 3 तारीख को आप झंझारपुर के आने वाले 5 वर्षों के लिए, एक नए झंझारपुर के निर्माण के लिए, एक झंझारपुर वासी बन के 5 वर्ष में अपने युवाओं के भविष्य के लिए आप वोट करें। एक तो क्या है कि मतलब ये जो अपना इलाका है, ये पलायन से भी बहुत प्रभावित होता है और इस बार रोज़गार भी एक इशू है। इसी के साथ मेरा एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि आप पे मतलब आरोप है कि आप जब गन्ना मंत्री रहे तो इस ज़िले में 3 चीनी मिले हैं, तो लोगों का कहना है कि वो शुरू हो, उसके लिए आपने कोई ठोस पहल नहीं की, उसमें कोई काम नहीं हुआ ठोस। तो ये मतलब लगता नहीं है कि अगर वो होता तो रोज़गार और पलायन का जो संकट आज जितना गहरा दिख रहा है, अगर आप कुछ कर पाते तो आज शायद इस तरह की समस्या नहीं होती। नहीं, बहुत धन्यवाद ये प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये पूछते हैं और मैं पुनः कहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2005 में वास्तविकता है कि हमारे यहाँ जितनी भी चीनी मिल थी, बिहार राज्य चीनी निगम की 15 चीनी मिलें हमारी बंद हो गई 1995-96 में जाके। और जब माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मौका दिया 2005 में, उन्होंने गन्ना विकास विभाग मुझे दिया और एक तरह से चुनौती मुझे मिली कि मैं कैसे इनको रिवाइव कर सकूं, क्योंकि बिहार की जो हम लोग का जो क्लाइमेट है, जो हमारी मिट्टी है और ख़ासतौर से नॉर्थ बिहार का, तो शुगर केन आधारित इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बेहतर है। और यही कारण रहा होगा कि बिहार में इतनी ज़्यादा चीनी मिलें, पूरे बेल्ट में आप देखेंगे कि चीनी मिलें लगाई भी गई और ये सारी चीनी मिलें आज़ादी से पहले की थी। सिर्फ बनमनखी जो पूर्णिया में है वो 1970-71 में लगाया गया, बाकी सारी चीनी मिलें हमारी आज़ादी से पहले की थी। दुर्भाग्य रहा कि चीनी मिलें बंद हुई। तो 2005 में मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये टास्क दिया कि इनको रिवाइव कीजिए। तो पूरा रिवाइवल का प्लान हमने बनाया, राज्य मंत्रिपरिषद से उसकी स्वीकृति हमने ली और स्टेट बैंक की एक इकाई है SBI कैपिटल, उनको हमने कंसल्टेंट बनाया, चीनी मिलों की मूल्यांकन हुई और सरकार ने हम लोगों ने तय किया कि 60 वर्षों की लंबी अवधि के लीज पर हम इन मिलों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र में हम लोग देंगे। साथ ही किसानों का लगभग 8 करोड़ 84 लाख रुपया बकाया था इस सकरी, लोहाट एवं अन्य चीनी मिलों पर, उसका भुगतान भी हमने करवाया। किसानों का जो बाकी था वो भी हमने दिलवाया। 4-5 बार निविदा निकाली गई। दुर्भाग्य ये रहा कि जिस अवधि में ये निविदाएं निकाली गई तो शुगर इंडस्ट्री एज सच पूरे देश में एक रिसेशन आ गया। रिसेशन ये आ गया कि गन्ने की कीमत ज़्यादा होने लगी और जो चीनी की कीमत थी वो गिरने लगी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो इस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी घटती चली गई। कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति निवेश तभी करेगा जब उसको मुनाफा उसको दिखेगा। बैंक भी फाइनेंस करना छोड़ दी।
लेकिन हमने एक कोशिश की और उसी का परिणाम है कि पूर्वी चंपारण में सुगौली और पश्चिमी चंपारण में लौड़िया, साथ ही ये चीनी मिलें बंद हुई थी। आज लेकिन दोनों कार्यरत हैं और ये मेरे अवधि में रहते रहते ही शुरू हुई। और अप्रैल 2008 में मेरा विभाग बदल दिया गया था और फिर मुझको आपदा प्रबंधन विभाग मिला। उन 2 वर्षों में मैं जब गन्ना विकास का मंत्री था, मैंने पूरी कोशिश की जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनका सेटलमेंट कैसे होगा, चीनी मिलों की पूरी कार्य योजना की इनको हम कैसे दे सकते हैं। कोई भी चीनी मिल वर्किंग पोजीशन में नहीं थी, एक बहुत निवेश उनको करना पड़ता तब वो मिल चल पाती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाद में सरकार ने 5-6 बार निविदा निकाली, लेकिन वो कोई भी निविदा में सफल नहीं हुआ, कोई आया नहीं। कोई बीच में आए भी तो उन्होंने जो सरकार की शर्तें थी उसको पूरा नहीं की। साथ ही अपने एरिया में अंदराठारी में एक नई चीनी मिल लगाने का भी प्रस्ताव आया था मरूकिया में, और बहुत बड़ी शुगर कंपनी थी जो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती थी, लेकिन उनको लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन चाहिए था। तो फैक्ट्री लगेगी तो ज़मीन पे ही लगेगी। तो जब सरकार ने कार्य प्रारंभ किया ज़मीन अधिग्रहण का, तो एक समय था, आपको भी याद होगा कि नंदीग्राम में बंगाल में एक विषय बहुत व्यापक उठा था ज़मीन अधिग्रहण का। तो कुछ लोगों ने यहाँ भी मधुबनी में एक माहौल ऐसा बनाना शुरू किया और कुछ खासतौर से मुझको टारगेट करके कि मैं ज़मीन को अधिग्रहण करवा रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो कुछ इस तरह का माहौल बना। तो ये जो पूरा नए चीनी मिल लगाने की जो पूरी बात थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। और पुरानी चीनी मिलों में ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने एक ईमानदार कोशिश की, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में चीनी मिलें बहुत बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 4-5 बार निविदा निकालने के बाद भी कोई निवेशक आगे नहीं आया। लेकिन आज ये भी प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारी चीनी मिलें काम कर रही थी उन्होंने क्षमता भी अपना बढ़ाया, जितना गन्ना की पेराई वो पहले करते थे उससे ज़्यादा हुआ। बिजली का उत्पादन भी हमारी चीनी मिलों से प्रारंभ हुई, और पेट्रोल में एथेनॉल जो हम मिलाते हैं वो एथेनॉल का भी प्रोडक्शन। लेकिन हाँ, मुझको ये ज़रूर अफसोस है, क्योंकि मैं स्वयं मिथिला का हूँ, कि अपने रहते रहते मैं उन फैक्ट्रियों को चलवा पाता। कोशिश मैंने सारी कर दी थी, कार्य योजना मैंने सारी बना दी थी, लेकिन जो 2-2.25 वर्ष का ही मुझको अवधि मिला था, उसमें इस जटिलता को, कानूनी पेचीदगी इसमें बहुत ज़्यादा थी, सबको दूर करते हुए हमने कार्य योजना बनाई, लेकिन कोई निवेशक नहीं आए। लेकिन आज सरकार ने ये तय किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य तरह का भी उद्योग अगर लगाना चाहेगा, क्योंकि इन चीनी मिलों के साथ ज़मीन काफ़ी उपलब्ध है, तो वो फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए ज़मीन सरकार देगी। अच्छा, अब क्या है कि ये जो इलाका है अपना, इसमें ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कट्टरपंथ भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ये झंझारपुर में ही शायद गीदरगंज इलाका था, पुलिस पे हमला हुआ था। फिर कल मैं इधर बाबूबरही सब साइड में घूम रहा था, गांव में तो धर्मांतरण भी हुआ है। ये एक बड़ी चुनौती है इस इलाके में। तो इन चुनौतियों से पार्टी के स्तर पर भाजपा और प्रतिनिधि, आप लोग यहाँ उसके नुमाइंदे हैं, मतलब कितना गंभीर ये खतरा है और इसके निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये गीदरगंज जो है वो अंदराठारी प्रखंड का एक विषय था। ये बात अब कुछ पुरानी भी हो गई है, कुछ संदर्भ हुआ था, पुलिस अपना काम कर रही है, वो अपना जो भी है वो है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे, धर्मांतरण का विषय कहीं कहीं उठ के आता है, लेकिन मुझको लगता है कि व्यक्ति भी सजग हैं और हम लोग के भी जो पार्टी का तो सीधा इसमें हस्तक्षेप नहीं है कोई राजनीतिक दल का, लेकिन मुझको लगता है कि ज़रूर ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि देश में एक तरह का डिस्टर्बेंस हो, एक माहौल हमारा डिस्टर्ब हो, लोगों में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो हम एक होकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो उसमें एक विभाजन होता रहे। तो कुछ ऐसे तत्व ज़रूर हैं कि हम लोग जब संपूर्ण राष्ट्र को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि देश हमारा कमज़ोर हो। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बाहर के भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज को बांटते रहें, समाज को तोड़ते रहें। और आज जो पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान एक होकर आगे बढ़ना चाह रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोग हों, तो कहीं ना कहीं आपस में एक मनभेद लाने की कोशिश होती है कुछ ऐसे तत्वों की। लेकिन जैसा है कि हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है, इसलिए कोई ऐसा मुझको नहीं लगता है कि लोग सजग हैं इन विषयों पर। और हमेशा जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं जिनको अपने देश से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, वो भी सजग हैं। और ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं वो हमेशा से चकनाचूर होते आए हैं और होते रहेंगे। हम जब बिहार में घूम रहे थे तो एक मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं, जैसे कहते हैं कि सड़क का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को लेकर एक नाराज़गी दिखती है। उसका ये भी कारण हो सकता है कि आप 15 साल सत्ता में हैं और ये सब काम बिहार में 30 साल पहले हो जाने चाहिए थे।
और विकास को लेकर लोगों की आकांक्षाएं भी बदलती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो ज़्यादा फायदे की स्थिति में होती? नहीं, देखिए, एक तो मुझको लगता है ये देखना चाहिए कि 2005 में बिहार किस स्थिति में था, और आप विकास के किसी भी पैरामीटर को देखेंगे, किसी भी सूचकांक को आप देखेंगे, तो हम कम नहीं थे, हम नेगेटिव में थे, मतलब हम माइनस में हम थे। चाहे आप प्रति व्यक्ति आय ले लीजिए, या आप हमारा जीडीपी ही ले लीजिए, या आप पर व्यक्ति या बिजली की खपत बिजली वगैरह तो थी ही नहीं, सड़कें थी ही नहीं। झंझारपुर, पटना से झंझारपुर आने में 8 से 10 घंटे लगा करते थे। तो ये समय जो हम लोगों का था, पूरे इन जो बेसिक ज़रूरतें थीं, जो शायद मतलब ख़राब उस ढंग से नहीं हुई, मतलब होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा बिहार का कि हम कई वर्षों पीछे चले गए। लेकिन इन 15 वर्षों में जहाँ पे हम लोगों ने जब शासन माननीय नीतीश जी को मिला, तो एक एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था, मतलब सरकार थी ही नहीं एक ढंग से। चीज़ों को ठीक करने में, बेसिक आधारभूत संरचना को बढ़ाने में समय लगा, और ये समय लगा। और ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कोई कहेगा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो बहुत व्यापक बदलाव हुआ है और हर एक क्षेत्रों में हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आज बिहार तैयार है कि जब केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो बहुत लंबे समय के बाद ऐसा संयोग हुआ है कि विगत 3 वर्षों से दोनों तरफ अपनी सरकार थी, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बिहार में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो ये एक उचित समय है कि जब बिहार एक तरह से लंबी उड़ान ले सकता है, क्योंकि अब हमारी आधारभूत संरचनाएं बेहतर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है। तो आज हम जो बिहार में युवाओं की जो इच्छा है, जो वो चाहते हैं, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप संकल्प पत्र भी देखेंगे, तो उसमें प्रमुखता से इस विषय को हमने उठाया है। और जब आत्मनिर्भर बिहार की हम जब बात करते हैं, तो हम लोग का ज़रूर ये प्रयास रहेगा कि बिहार के लोग जो बिहार में रह के ही अपने गांव में रह के वो काम करना चाहते हैं, या रोज़गार, ना सिर्फ नौकरियां बल्कि स्वरोज़गार का भी एक ऐसा हम लोग माहौल बनाएं कि जो यूथ के मन में आज कोई प्लान है, कोई विचार है, कोई सोच है, तो उनको हम ऐसा एक माहौल बना के दें कि किसी भी व्यक्ति को बाहर जाना नहीं पड़े, यहीं उसको अवसर मिल जाए। और इस तरह का माहौल हम लोग बनाना चाहेंगे। और 2020 से 25 एक बहुत सही समय है बिहार को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार है, तो डबल इंजन वाली दोनों सरकारें मिलके बिहार के 12 करोड़ लोगों की ख्वाहिशों के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। अभी आप देखेंगे, एक तरह से अगर एक सरल भाषा में हम समझना चाहें, आम ज़रूरतों को पूरा किया गया इन वर्षों में। अब जो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को हम लोग पूरा करेंगे, विशेषकर युवाओं की। जैसे आपने कहा कि बिहार के लिए सही समय है, उचित समय है, क्या आपको नहीं लगता है कि अब ये बीजेपी के लिए, बिहार बीजेपी के लिए भी उचित समय है कि आप जैसे किसी युवा चेहरे को पार्टी आगे करे? उसको मतलब बीजेपी के पास जो एक चेहरे की कमी दिखती है राज्य स्तर पे, और वो खुद लीड की, नेतृत्व की भूमिका में आए। नहीं, देखिए, एक तो ये प्रश्न आज रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद जनता ने अगर अपना आशीर्वाद दिया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लंबा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, बीच की कुछ अवधि को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ही पुराना गठबंधन है, और एक स्वाभाविक गठबंधन, जो स्वाभाविक गठबंधन है कि दोनों का एक लंबे समय से हम लोगों ने साथ काम किया है। तो बहुत ही एक तरह से स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ मिल के, एक नेचुरल अलायंस है, हम लोग वो काम करते हैं। और भाजपा का संगठन का काम जो है वो 365 दिन चलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी स्तर को, हमारे बड़े बड़े नेता भी बूथ स्तरीय काम करते हैं। तो ये एक संरचना भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आज हम जिस समय में हैं, 2020 के चुनाव में हम लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हम लोग के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप की कमी कभी नहीं रही है। अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पूरे समर्पण के साथ पार्टी का काम कर रहे हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम लोग बिहार की प्रगति में, बिहार के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, कैसे हम भी अपना योगदान दें। हम लोग वो काम करना चाह रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़े, बिहार हम लोग का आगे बढ़े। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, एक लोगों का विश्वास है उनके साथ कि नहीं, इन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लोगों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं है। और मुझको लगता है बिहार के हित में बहुत बेहतर है कि हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, और प्रत्येक बिहारी
एक बिहारी बन के वोट करे, बिहार के 5 वर्षों में आने वाले समय में बिहार के भविष्य के लिए वो वोट करे, हम यही चाहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।